हेलो दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है राजभाषा। कौन सी अनुसूची में कौन सी भाषाएं कब ऐड हुई वो सब हम करेंगे। उसके अलावा हमारा मातृभाषा कौन सी है, विशेष भाषा, सब कुछ करेंगे आज की वीडियो में। उससे पहले हमने आप सबने देखा ही होगा कि हमने किया था कि हमारे भारत में जो भाषा चल रही है हिंदी, उससे पहले कौन कौन सी भाषा आई, इसका विकास कैसे हुआ। सबसे पहले हमने देखा था कि जो हमारे पास था, सबसे पहले भारतीय आर्य भाषा दो प्रकार की होती है, लौकिक आई, उसमें फिर हमने की सबसे पहले वैदिक, फिर लौकिक, उसके बाद आई थी पाली, फिर प्रकृत आई थी, उसके बाद भी आई थी हमारे पास प्रकृत के बाद अपभ्रंश आई थी। अपभ्रंश के बाद थर्ड पार्ट कुछ बनाते हैं इसका, फोर्थ पार्ट, और कुछ नहीं बनाते, जिसे हम कहते थे अवहट। उसकी समय सीमा क्या थी, 800 ईस्वी पूर्व से लेकर 1100 ईस्वी तक। उसके बाद आती है हमारे पास हिंदी, जिसे आधुनिक भी कहते हैं। सबसे पहले हमने हिंदी भाषा को उद्भव और विकास देखा था फर्स्ट वीडियो में। आई होप से आपने वो वीडियो देख ली होगी। अगर अभी तक नहीं दिखती हो आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं, जिसमें हमने भोलेनाथ तिवारी की भाषा की डेफिनेशन दी कि उनके वो मुताबिक क्या होता है। हमने देखा कि 3000 भाषाएं होती हैं। सबसे पहले हेमबोल्ट ने उसे डिवाइड किया 1822 में 13 भाषाओं को। उसके बाद हमारे पास उनका वर्गीकरण आर्ही ने उस जिसमें एक बहुरूपीय भाषा परिवार था। सबसे पहले अस्कोली ने खोजा। उन्हें वर्गीकृत किसने किया, बोर्नवेयर। किसके भेद पर किया, उच्चारण दृष्टि के भेद पर किया। उसके बाद हमारे पास आया था कि ये दो प्रकार के शेतुमोर और केतुमोम। शेतुमोम 5 होता है, जिसमें से फिफ्थ वन की थी भारतीय आर्य ईरानी शाखा। भारतीय ईरानी शाखा को भी 3 भाग में बांटा गया, दर्द, ईरानी और भारतीय आर्य भाषा शाखा। फिर भारतीय आर्य शाखा भी 3 प्रकार की थी, प्राचीन, मध्यकालीन, आधुनिक। प्राचीन 2 प्रकार की, वैदिक, लौकिक। मध्यकालीन 3 प्रकार की, प्रथम प्राकृत, द्वितीय और उत्तर। प्रथम प्राकृत को पाली कहते हैं, द्वितीय प्राकृत को प्रकृत कहते हैं, और उत्तर प्राकृत को हम अपभ्रंश कहते हैं। उसके बाद हमने वैदिक काल का सारा पढ़ा। फिर लौकिक आया, फिर आया हमारे पास पाली, फिर हमारे पास आई प्रकृत आई, उसके बाद अपभ्रंश आई। अपभ्रंश को अलग अलग बांटा गया, वो देखा हमने सारा। पूर्वीय अपभ्रंश, उसके बाद अपभ्रंश के भेद किए कि किसने कौन कौन से दिए हैं। उनके आगे हमने सभी पाठ किए कि खड़ी बोली कौन सी आती है, ब्रज में क्या है, अवधी, भोजपुरी, राजस्थानी के जो 4 भाग है वो किए। उनके आगे भाग किए जैसे ढिंगल, पिंगल, खड़ी बोली, बुंदेली, बांगरू, कनौजी, ब्रजभाषा, अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी, ये सब हमने कर लिया था। जो आज का हमारा टॉपिक है, आज करेंगे हम राज्य भाषा से शुरू। हिंदी को 14 सितंबर को राजभाषा घोषित किया गया। मूल संविधान में कुल 14 भाषाएं थी। इस वक्त हमारे पास कुल कितनी संविधान में भाषाएं थी, 14 थी। वर्तमान में इन्हें 22 कर दिया गया है। 8 भाषाओं को अलग अलग संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया, जो निम्नलिखित है। 21वीं संविधान सूची, 21st संविधान संशोधन 1967 में संधि को 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया। 71 संशोधन हुआ जब 1992 में, तब कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली को 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया। आपको इसको लर्न कैसे करोगे, न मक नमक, सब नमक तक आते हैं तो नमक याद करें, नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी के सी याद करोगे। उसके बाद 92 संविधान संशोधन हुआ 2003 में, जिसमें बोडी, डोगरी, मैथिली और सैंथली 8वीं अनुसूची में जोड़ी गई। संविधान के किस किस भाग में किस किस अनुच्छेद में भाषा का परिधान हुआ। सबसे पहले भाग 5 में अनुच्छेद 120 आता है, 6 में 210, 17 में 343 से लेकर 351 तक, जिसमें भाषा की बात हुई है हमारे पास। सबसे पहले आता है भाग 5, अनुच्छेद 120। अनुच्छेद को आप आर्टिकल कहते हो। संसद में भाषा से संबंधित उपबंध। इसमें क्या किया है, संसद में हम भाषा कैसे बोलेंगे। संसद का कार्य हिंदी अंग्रेजी में होगा, परंतु पीठासीन अधिकारी किसी भी सदस्य को अपनी मातृभाषा में संसद में संबोधन करने की अनुमति दे सकता है। फिर भाग 6 जो अनुच्छेद 210 में है, 210 में है, विधानमंडलों में भाषा कैसी होगी। विधानमंडलों की भाषा हिंदी अंग्रेजी है, परंतु पीठासीन अधिकारी किसी विधानमंडल सदस्य को अपनी मातृभाषा में विधानमंडल को संबोधित करने की अनुमति दे सकता है।
उसके बाद हमारे पास आता है भाग 17, अनुच्छेद 343 से लेकर 351 तक। अनुच्छेद 343, भारत की राजभाषा हिंदी होगी, लिपि देवनागरी होगी और तथा अंकों का रूप अंतर्राष्ट्रीय रूप होगा जिसे रोमन कहते हैं। संविधान लागू होने के 15 वर्ष तक अंग्रेजी प्रचलन में रहेगी, बाद में विधि नियमानुसार कार्य होंगे। अब तो हम यहाँ पर कह रहे हैं कि हिंदी हमारे पास क्या होगी, राजभाषा होगी। बरा हम तो अभी तो हिंदी है नहीं, तो ऐसा क्या हुआ कि हिंदी राजभाषा नहीं है, तो वो हम आगे करेंगे आर्टिकल्स में। तो देखते हैं अनुच्छेद 344 में राष्ट्रपति राजभाषा आयोग का गठन करेगा। प्रथम गठन 15 वर्ष बाद और उसके बाद प्रत्येक 10 वर्ष बाद गठन किया जाएगा। नवगठित भाषा आयोग ने निम्नलिखित विषयों पर विचार होगा। हिंदी भाषा अंग्रेजी भाषा पर निवेदन करेगा। संघ और राज्यों के बीच पत्राधि की भाषा क्या होगी, उच्चतम और उच्च न्यायालयों की भाषा। अनुच्छेद 343 फर्स्ट में क्या हुआ, हिंदी भारत की राजभाषा होगी। राजभाषा आयोग द्वारा सौंपे गए प्रतिदिन के कारण अनुच्छेद 343(2) बनाया गया, जिसमें अंग्रेजी का कार्यकाल 15 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया। राजभाषा समिति के प्रतिवेदन के बाद अनुच्छेद 343(3) में अंग्रेजी को कार्यकाल अनिश्चित करने काल के लिए बढ़ा दिया गया। देखो उसमें तो कह रहे थे 15 वर्ष, अब क्या हुआ, अनिश्चित काल तक बढ़ा दिया गया। जहाँ अनुच्छेद 343(1) हिंदी के लिए वरदान था, वही 2 और 3 इसके लिए अभिशाप बन गए हिंदी के लिए। अब पता चला कि अब वो राजभाषा क्यों नहीं रही। अभी बात करते हैं आगे। देखो अनुच्छेद 343, राष्ट्रपति व संसद के द्वारा समय समय पर विभिन्न आयोग व समितियां बनाने का अधिकार दिया गया। 343 अनुच्छेद के अंतर्गत भारत के राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने बीजे खरे, बाल गंगाधर खरे के अध्यक्षता में राजभाषा आयोग बनाया है। आयोग 7 जून 1955 को बना। इसमें कुल 20 सदस्य थे। 1 नवंबर 1956 में आयोग ने अपना प्रस्ताव राष्ट्रपति को सौंप दिया, जिसमें लिखा गया कि अंग्रेजी को इतनी जल्दी हटाना जल्दबाजी होगी। इसी को ध्यान में रखकर अनुच्छेद 343 में दूसरा संशोधन हुआ, अनुच्छेद 344। इसके अनुसार संसद को अधिकार दिया गया कि संसद प्रत्येक 10 वर्ष में एक राजभाषा समिति का निर्माण करेगा। प्रथम राजभाषा समिति निर्माण कब हुई, 1957 में गोविंद बल्लभ पंत की अध्यक्षता में हुई। इस राजभाषा समिति ने अपना प्रस्ताव 1959 में सौंपा, 2 वर्ष बाद सौंपा। इसमें अंग्रेजी का कार्यकाल अनिश्चित काल तक बढ़ाने की सिफारिश की गई। इसके अधिकार पर 343 के तीसरा संशोधन किया गया। 355 अनुच्छेद क्या कहते हैं, इस संबंध में संसद, लोकसभा और राज्यसभा व विधानसभा से है, जिसमें भाषा हिंदी का या प्रादेशिक भाषा में होगा। 345, 46, 47 का संबंध प्रादेशिक भाषाओं से है। अनुच्छेद 346 एक राज्य में नागरिक को 2 या 2 से अधिक प्रादेशिक भाषाओं के राजभाषा चुनने की शक्ति प्रदान करता है। 347 क्या कहता है, राज्यों के पात्रचार व मान्यता प्राप्त राजभाषाओं से है। 8वीं अनुसूची का संबंध भी अनुच्छेद 347 से है। संविधान निर्माण के समय 14 भाषाओं को राजभाषा का दर्जा प्राप्त है। वर्तमान में 22 भाषाओं को राजभाषा का मान्यता प्राप्त है। 21वां संविधान संशोधन हुआ था 1607 में, जिसमें सिंधी जोड़ी गई। 71वां संविधान संशोधन हुआ था 1992 में, जिसमें नेपाली, मैथिली, कोंकणी यहाँ पर भी नमक दिया हुआ है, ऐड हुए। उसके बाद 92 संशोधन हुआ जिसमें 2003 में, जिसमें कौन कौन सी जोड़ी गई, बोडो, डोगरी, मैथिली और संथली। उसका अनुच्छेद 348 में क्या हुआ, का संबंध न्यायालय की भाषा से है। उच्च न्यायालय व सर्वोच्च न्यायालय जैसे हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दिए गए निर्णय तथा सुनवाई की भाषा को लेकर इसमें मिलता है। 349 में क्या हुआ, इसका संबंध विधेयक से है, अर्थात कानून निर्माण की भाषा अनुच्छेद 349 में मिलती है। 350 में क्या हुआ, अनुच्छेद 350 का संबंध व्याय निवारण से है, अर्थात नागरिक अपनी पीड़ा को प्रस्तुत करने हेतु प्रार्थना पत्र में किस भाषा का प्रयोग करेगा, इस संबंध में 350 में मिलता है। 351 हमारे पास क्या कहता है, इस अनुच्छेद का संबंध प्रादेशिक भाषाओं के विकास से राज्य सरकार, केंद्र सरकार द्वारा राजभाषा के विकास हेतु किए गए प्रयास अनुच्छेद 351 के अंतर्गत आते हैं।
मातृभाषा के विविध रूप: मर्तभाषा, मातृभाषा, राष्ट्रभाषा, राजभाषा, संपर्क भाषा, परनिष्ठ भाषा। भाषा विचारों के आदान प्रदान को भाषा कहते हैं। भाषा शब्द संस्कृत से आया है। धातु कौन सी से आया है? भाष धातु से आया है। अब हम करेंगे मृत भाषा कौन सी होती है। जो परिनिष्ठ भाषा होती है वो होती है टकसाली भाषा, जिसे अब आती है मृत भाषा। वह भाषा जिससे विचारों का आदान प्रदान नहीं हो सकता उसे मृत भाषा कहते हैं, जैसे संस्कृत। मातृभाषा से अभिप्राय माता की भाषा से है। उर्दू में इससे मदारी जबान, अंग्रेजी में मदर टंग, हिंदी में माँ बोली आदि नामों से जाना जाता है। मातृभाषा का अभिप्राय है माँ के द्वारा सिखाई गई भाषा, अर्थात ऐसी बोली या भाषा जिसे बालक में गोद में ही सीख लेता है। मातृभाषा का व्याकरण नहीं होता, ना ही साहित्य होता है। यदि व्यापक दृष्टिकोण की ओर सोचा जाए तो जन्मभूमि को भी माँ कहा जाता है। इस जन्मभूमि पर बोले जाने वाली भाषा को मातृभाषा कहा जाता है। इस अर्थ में मातृभाषा विशुद्ध व्याकरण होता है, साहित्य होता है। राष्ट्रभाषा, राष्ट्र की भाषा को राष्ट्रभाषा कहते हैं। संपूर्ण राष्ट्र में जिस भाषा को बोला, सुना या समझा जाता है उसे राष्ट्रभाषा कहते हैं। राष्ट्रभाषा के नाम पर संविधान मौन है। किसी भी एक भाषा को राष्ट्रभाषा भी नहीं कहा जा सकता, परंतु हिंदी एक ऐसी भाषा है जो संपूर्ण राष्ट्र में एक समान रूप से बोली, सुनी व समझी जा सकती है। आपको बताना है कि पूरे वर्ल्ड में हिंदी का कौन सा स्थान है। ये आपको कमेंट करके बताओगे कि हिंदी कौन से स्थान पर बोली जाती है। सबसे पहले चीनी मंडारिया, दूसरी पर अंग्रेजी, उसके बाद आप बताओगे थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ पर कौन है और हिंदी कौन है, कौन से स्थान पर है इनमें से। उसके बाद आती है राजभाषा। राजभाषा से अभिप्राय है राज्य की भाषा। राज्य का शासन जिस भाषा में माध्यम से चलाया जाता है, देश के सरकारी काम काज में किस भाषा को मान्यता प्राप्त होती है उसे राजभाषा कहते हैं। राजभाषा शासन के बदलने पर बदली जा सकती है। एग्जाम्पल देखते हैं, मुगलों के शासन में फारसी थी राजभाषा, अंग्रेजी समय में अंग्रेजी भाषा होगी। राजभाषा का प्रथम विचार बंगाल में उत्पन्न हुआ था। हमारे पास ये था आज का हमारा टॉपिक। आपको ये लर्न जरूर करना है कि राजभाषा का प्रथम विचार कहाँ से उत्पन्न हुआ था, तो बंगाल में से उत्पन्न हुआ था। ये बात लर्न करना कि कहाँ से, बंगाल में से। अगर आपको वीडियो पसंद है तो इसे लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना मेरे चैनल को मत भूलना। थैंक यू।